नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आलिया एग्ज़ाम क्विज यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, तो इसका अध्ययन करने वाले हैं। अपन इसके सभी अध्यायों को एक एक करके कवर करेंगे और हर परीक्षा के अंदर जिसमें इतिहास और कला संस्कृति दी हुई होती है उसमें इसी पुस्तक से वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और कोशिश की है मैंने इस पुस्तक को हैंड राइटिंग नोट्स में कन्वर्ट करने की। ठीक है, तो उससे आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा और आप उसके नोट्स भी ऐसे कैसे बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिएगा साथियों, इसमें कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले अपन टॉपिकों की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें पहला जो टॉपिक है राजस्थान का इतिहास एक परिचय। दूसरा है राजस्थान की प्रमुख संत लोक देवता। तीसरा इसमें राजस्थान के उत्सव त्यौहार मेले। फिर है राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। पांचवा है इसमें राजस्थानी चित्रकला लोकलय। फिर स्थापत्य शिल्प के विविध आयाम। लोक संगीत है, इसके अलावा लोक नृत्य है, लोक नाट्य हैं, राजस्थानी भाषा साहित्य हैं, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं इसमें, और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। कुल मिलाकर इसमें 11 टॉपिक है और संदर्भ ग्रंथ सूची भी दी हुई है, यानी 137 पेज इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने ये पुस्तक अच्छे से तैयार कर ली हो तो इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है इतिहास कला संस्कृति के अंदर से। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे अपन। सबसे पहला जो हमारा अध्याय रहेगा उसका नाम है राजस्थान का इतिहास एक परिचय। ठीक है, राजस्थान का इतिहास है एक परिचय, और इसको मैंने बिल्कुल यहाँ पर हैंड राइटिंग नोट्स में एक एक लाइन को यहाँ पर कन्वर्ट किया है, इससे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो लाइन है इसमें, 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। कब से? 1949 ईस्वी से पूर्व। ठीक है, राजस्थान नाम से किसी भी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में, कब? 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम कौन आए? जॉर्ज थॉमस। और जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद में 1829 ईस्वी में कौन आए? कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर इस प्रदेश का नाम राजस्थान या फिर राजस्थान रखा। ठीक है, तो राजस्थान या राजस्थान रखने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। और ये नाम कब मिला था? 1829 ईस्वी में। पुस्तक लिखी थी कौन सी? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और जिसके लेखक थे कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, और इसी पुस्तक में इस प्रदेश का नाम क्या रखा? राजस्थान या फिर राजस्थान। आगे देखिए, स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ, ठीक है, कुल कितने चरणों में एकीकरण हुआ था? 7 चरणों में। तो यहाँ पर देखो, एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसका नाम क्या रख दिया? राजस्थान रख दिया। ठीक है, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। अब देखिए, राजस्थान के प्राचीन नाम। ये प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहाँ पर बसी जातियों के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर राजस्थान के प्राचीनतम नाम शॉर्ट में क्या? देखो, मरु और धनव। तो ये मरुस्थल यानी रेगिस्तान का नाम है, मरु या फिर धनव। एक नाम मिलता है यहाँ पर जंगल, जहाँ पर शमी, केर, पिल्लू आदि वृक्ष पाए जाते हैं। मत्स्य जो है ये महाभारत में उल्लेखित है, और सूरसेन एक प्राचीन राज्य था। अब अपन एक एक नाम की चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले जो भी साथी चैनल पर नए हैं वह हमारे यूट्यूब चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये क्लास आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले नाम मिलता है साथियों मरु या फिर धनव। तो मरु और धनव दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है।
जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए कौन सा नाम मिलता है? मरु या फिर धनव। जोधपुर का पहले नाम मिलता था मरु, ठीक है, मरु, फिर मरुवार और कालांतर में इसका नाम मिलता है मारवाड़, ठीक है। जोधपुर का पहले नाम मिलता था मरु, फिर हो गया उसका मरुवार और कालांतर में इसका नाम है मारवाड़। दूसरा मिलता है यहाँ पर जंगल, ठीक है। तो जंगल शब्द का जो प्रयोग है साथियों उस क्षेत्र के लिए किया गया था जहाँ पर समी, केर या फिर पिल्लू आदि के वृक्ष होते हो, यानी बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र जंगल देश कहलाता था। बीकानेर और नागौर और उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसी को कहा गया था जंगल देश। एक नाम मिलता है यहाँ पर मत्स्य। तो मत्स्य देखो, मत्स्य जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ था और यह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था और इसकी राजधानी थी विराट नगर। कौन सी थी? विराट नगर, ठीक है। अगला जो नाम मिलता है चौथा सूरसेन। देखिए भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित है। यह भी एक प्राचीन राज्य था, महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। कौन सा? सूरसेन। तो 4 नाम अपन ने देखिए कौन कौन से अपन ने पढ़े? मरु, धनव, जंगल, मत्स्य, सूरसेन। तो 4 नाम अपन ने देख लिए। अब आगे देखिए भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित क्षेत्र। सबसे पहले मिलता है कांठल। तो माही नदी के पास का जो प्रतापगढ़ का भूभाग है उसको कहते हैं कांठल, ठीक है। माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता था क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे कांठे पर स्थित था, कांठे पर, ठीक है। दूसरा मिलता है छप्पन का मैदान, यानी 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग छप्पन का मैदान कहलाता था। महत्वपूर्ण तथ्य अपन देखो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान या फिर राजस्थान नाम दिया। 30 मार्च 1949 को राजस्थान नाम की आधिकारिक घोषणा की गई। और अपन ने पढ़ा विराटनगर यानी मत्स्य संघ की राजधानी थी। बीकानेर, नागौर का क्षेत्र जंगल देश कहलाता था। जोधपुर, मरु या फिर मारवाड़, प्रतापगढ़, कांठल और छप्पन का मैदान जो है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का मैदान। देखो राजपूताना सबसे पहले मिला, फिर उसका नाम हुआ राजस्थान। कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। नेक्स्ट आगे देखिए कि भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक, भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है पठारी क्षेत्र उसको कहते हैं अपन उपरमाल, ठीक है। उपरमाल के नाम से जानते हैं। बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ का जो पठारी मैदान है वो क्या कहलाता है? उपरमाल का मैदान। और उदयपुर के आसपास का जो प्रदेश पहाड़ियों की दिखता होने के कारण क्या कहलाता है? गिरवा। क्या कहलाता है? गिरवा। तो उपरमाल, गिरवा। इसके अलावा जैसलमेर का प्राचीन नाम मिलता है मांड। क्या मिलता है? मांड। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र ये कहलाता है बागड़, ठीक है। कोटा और बूंदी का प्रदेश क्या कहलाता है? हाड़ौती। क्या कहलाता है? हाड़ौती। सीकर, झुंझुनू, चूरू का क्षेत्र क्या कहलाता है? शेखावाटी। तो उपरमाल, गिरवा, मांड, बागड़, हाड़ौती और शेखावाटी, ठीक है। याद रखने की ट्रिक यहाँ पर है उपरमाल यानी भैंसरोड से बिजोलिया, गिरवा उदयपुर, मांड जैसलमेर, बागड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, हाड़ौती, कोटा बूंदी, शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू। आगे देखिए इतिहास का काल विभाजन। मोटे तौर पर मानव ने संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में यहाँ पर विभक्त किया है, जिसमें प्राक युग है, आदि युग है और ऐतिहासिक युग है। देखिए भारतीय इतिहास कालक्रम संक्षेप में यही प्राक युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक प्राक युग था। उसके बाद में आदि युग हड़प्पा सभ्यता के काल से लेकर 600 ईसा पूर्व तक और ऐतिहासिक युग 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी है, ठीक है। अपन देखते हैं सबसे पहले प्राक युग किसे कहा गया? तो इतिहास के उस काल को कहा जाता है जहाँ पर ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, यानी प्राक युग जो था इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे।
अर्थात मानव लेखन कला से यहाँ पर अपरिचित था। दूसरा आता है आद्य युग। इस काल के लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हुए थे, किंतु वे अस्पष्ट थे अथवा उनकी जो लिपि है उसको अभी तक पढ़ना संभव नहीं हुआ हो, तो वो था आद्य युग। तीसरा ऐतिहासिक युग, ठीक है। उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, ठीक है। तो ये 3 युग थे, प्राक, आद्य और ऐतिहासिक युग। यहाँ पर देखिए छोटा सा मुख्य बिंदु है कि हड़प्पा सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसका काल जो है हड़प्पा सभ्यता का 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक, और 600 ईसा पूर्व के बाद में महाजनपद काल आता है, जिसे ऐतिहासिक युग का आरंभ माना जाता है। यहाँ पर आगे देखिए प्रागैतिहासिक राजस्थान, यानी प्राग युग में राजस्थान। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। सागर वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, और सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थली भाग में समुद्र विद्यमान था, और सरस्वती तद्वंशवती जो नदियाँ हैं इस समुद्र में आकर मिलती थी, ठीक है। इसके अलावा यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ है। आगे की मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं, और इस पाषाण काल के 3 भाग यहाँ पर बांटे गए हैं। इसमें सबसे पहले था पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो अपन एक एक काल की चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो नाम मिलता है वह है पूर्व पाषाण काल। देखो राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खनन से प्राप्त क्वार्टरजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रप्रस्थ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार खोज निकाली है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले, ठीक है। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रप्रस्थ से पत्थर से बनी हुई पाषाणकालीन हस्त कुठार खोज निकाली थी। तो क्या नाम था? C.A. हैकेट। इसके अलावा कुछ समय पश्चात यानी सेटेलकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले, और इसके बाद में हुई योजनाबद्ध उत्खननों में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पुणे के वीरेंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र बी मिश्र आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया है। इसके अलावा इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियाँ, विशेष रूप से चंबल, बनास, उसकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। और जालौर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय B. आल्विन को है। स्पष्ट रूप से उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। देखिए खोज करता है यहाँ पर C.A. हैकेट जयपुर और इंद्रप्रस्थ, झालावाड़ सेकेतलार और B. आल्विन जालौर, ठीक है। कुछ क्विज पॉइंट है यहाँ पर जिसमें अपन ने पढ़ लिया, उपरमाल पढ़ लिया, गिरवा पढ़ लिया, बागड़, हाड़ूती, शेखावाटी, और इतिहास के 3 काल अपन ने पढ़े, पाषाण काल के 3 भाग अपन ने पढ़े। इसके अलावा प्राक युग, आदि युग, ऐतिहासिक युग, हस्त कुठार अपन ने पढ़ा। जालौर से जालौर उपकरण खोज किसने की थी? B. आल्विन ने। पूर्व पाषाण काल के उपकरण क्वार्टरजाइट पत्थर से बने, ये सभी अपन ने महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ लिए। अब जो दूसरा काल मिलता है वो मिलता है मध्य पाषाण काल। देखो मध्य पाषाण काल यानी मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा है। और पश्चिम राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियाँ, चित्तौड़ की बेड़स नदी घाटी और विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और
कुशलता से निर्मित हैं। ये उपकरण जेस्पर, एगेट, चट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट, कलसेडोनी आदि पाषाणों से बने हैं। जिनमें ब्लेड है, देखो ब्लेड का चित्र ये रहा, ठीक है। इसके अलावा इग्रेवर, देखो इग्रेवर है। फिर ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। और क्रेसेंट, देखो क्रेसेंट ये रहा। इसके अलावा ट्रेपेज, ट्रेपेज ये रहा। स्क्रेपर ये रहा। और पॉइंटर आदि उल्लेखनीय हैं। तो इनके चित्र भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा देखो पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ, लघु पाषाण उपकरण कहा गया है, ठीक है। ये पॉइंटर का चित्र है। देखो उपकरण छोटे हल्के कुशलता से निर्मित माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण। तीसरा जो काल है उसका नाम है कौन सा? उत्तर नवपाषाण काल। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर नवपाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ है। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब पढ़ते हैं राजस्थान में धातु काल। देखिए सबसे पहले आता है ताम्र पाषाण काल। इसमें ताम्र और ताम्रकांस्य काल, ठीक है। तो धातु के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण व ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर सीकर के अंदर, कालीबंगा हनुमानगढ़, गिलुंड राजसमंद, आहड़ जाडोल उदयपुर के अंदर, पिंड पाडलिया चित्तौड़, कुराड़ा नागौर, साबलिया पुगल बीकानेर, नंदलालपुरा किराड़ोत व चितवाड़ी जयपुर, एलाना जालोर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कोल माहौली स्वयंमाधोपुर, मल्लाह भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, ठीक है। ताम्रकांस्य के बर्तन यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। आगे देखिए दूसरा है लोहा काल। ताम्र और कांस्य के पश्चात लोहे का ज्ञान और इसके प्रयोग मानव इतिहास की युगांतरकारी घटना थी। इसने कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को बदल दिया। राजस्थान में नौहा भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, सोनारी, झुंझुनू, रेड टोंक आदि स्थानों से लोहा संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण यहाँ पर मिले हैं। लोहे से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके अलावा जोधपुर और सोनारी, देखो जोधपुर सोनारी से लोहा को गलाने की भट्टियाँ मिली हैं, ठीक है। जोधपुर और सोनारी से लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखाने भी यहाँ पर अवशेष मिले हैं। रेड जो सभ्यता टोंक के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर लोहा सामग्री की प्रचुरता के कारण इसका नाम टाटा नगर की संज्ञा इसको दी गई है। तो लोहकालीन अवशेष देखो कृषि उपकरण है, हल और हंसुआ। हथियार में जाएगा भाला, तलवार, तीर आदि। अन्य जो उपकरण इसमें छेनी है, छुरे, कील आदि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि लोह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग की चित्रित मृदबांड संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति के विशेष विराटनगर, जोधपुर, जयपुर, सोनारी, नौहा आदि स्थानों से मिले हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था और इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है। तो ये क्विज पॉइंट है, ठीक है, जिसमें अपन ने सभी के सभी देख लिया है, पढ़ लिया है। और इधर एग्जाम फैक्ट ये भी अपन ने देख लिया है। अब अपन अगली क्लास में यहाँ से पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी है, क्या इनकी विशेषता है, इनके बारे में। तो आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं और कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। इसमें मुझे बताया कि आपको अक्षर जो है थोड़े छोटे दिख रहे हैं, क्योंकि ये हर पेज का मैंने जो है हर पेज को यहाँ पर नोट्स टाइप में कन्वर्ट किया है, इसलिए अक्षर यहाँ पर थोड़े छोटे हैं। अगली क्लास में थोड़े बड़े करने की कोशिश करूँगा, ठीक है साथियों। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा और इसके नोट्स भी आप बना सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।